अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने आज कुछ क्वेश्चन निकाले, कुछ आपकी बुक्स हैं, कुछ और हैं ये जो हम आज क्लास में करेंगे। आई थिंक ये 5 का क्वेश्चन है। ये एग्जांपल 7 पहले तो आपको जो मैंने टास्क दिया था फर्स्ट 6 एग्जांपल का, उसमें कोई क्वेश्चन है तो कुछ पूछो। सर आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था, मार्जिनल का और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड। जी जी सर ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है या नहीं? एक मतलब अगर देख कर बता दें, थोड़े अजीब से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं अभी ओपन करूंगा तो पता लगेगा आप कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्चुअली क्वेश्चन आया था पेपर में। बजटिंग, इसमें दो टॉपिक मिक्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना उसको मैंने अमेंड किया था उतने हिस्से को, तो ये बेशक आप छोड़ दो, इसको कोई मसला नहीं है। और जहां तक क्वेश्चन नंबर 5 का ताल्लुक है, फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, ये बिल्कुल आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। जब बजट करेंगे तो ये आपको फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ पर, ये बजट से रिलेट कर रहे हैं, तो बाकी आप सारे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और कोई क्वेश्चन है जी? अब तो मैं स्टार्ट लूं यहाँ से। सर मेरे क्वेश्चन है सर। जी जी सर ये हम जो कहते हैं कि हम जो है रेवेन्यू के अंदर से जो है वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर उससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो हम ड्रॉप हो गई। कहते हैं हम दो इसको उसमें क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन में से। सॉरी शुजा, आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल रुक गई थी। आप जरा दोबारा बोलते हैं वहां से आगे। जी आपने सर। कहा जहाँ फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, हाँ उसके बाद मुझे समझ नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कि हम रेवेन्यू में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और उससे फिर हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर जहाँ पे होगी तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो हम इसको डायरेक्टली यूं क्यों नहीं कहते कि जो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट जहाँ पे जो है वो कवर हो रही होगी तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं दो चीजों में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं ये कहूँगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तब की बात वही है, लेकिन अगेन वही बात है कि ये फिर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो सीवीपी का जो मॉडल डेवलप हुआ था वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे हुआ था, तो मार्जिन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को नहीं हम छोड़ सकते। मार्जिन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल ये है कि आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी वेरिएबल नेचर की सेपरेट होगी, और फिक्स कॉस्ट जितनी भी है वो आपकी पीरियड कॉस्ट होगी, ठीक है। तो जब वो दोनों को सेपरेट करता है तो पहले हम यूज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, वहां से कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। इस वजह से हम डेफिनेशन में ये लाते हैं कि कंपनी वो लेवल जहां पर कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करती है फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन, इसलिए हम टोटल रेवेन्यू का वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है जी। और वो पहले 6 क्वेश्चन में से जो हमारा ये सीवीपी का कांसेप्ट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस्ड है। एब्सोल्युटली, मैंने आपको एक चीज कही थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितनी भी है ना आपकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, इससे पहले तो कॉस्ट पढ़ते रहे, ये सारी की सारी आपकी इसके ऊपर है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ओके सर, शुक्रिया जी। और कोई क्वेश्चन जी? क्वेश्चन 7 शुरू करते हैं जी। ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का आपको दिया हुआ है, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है असल में जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सॉरी, ये मैंने असल में वहाँ पे ना मिक्स अप हुआ था, तो मैंने ये क्वेश्चन वहीं से कॉपी करके सेपरेट कर दिया, तो पढ़ने में आसानी हो। Auto Industries Limited manufactures auto parts, spare parts. Currently is operating at 70% capacity. At this level, the following information is available. ये 70% capacity पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 125 मिलियन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 25 मिलियन है, और कंट्रीब्यूशन टू मार्जिन टू सेल्स 20% है। ये तीन वैल्यूज की बात है। AIL is planning to increase
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। अब चूंकि हमारी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही तो उन्होंने कुछ मेजर्स किए ताकि यूटिलाइज हो सके। नंबर 1, सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%, which is expected to increase sales volume by 30%। ये पहला, यानी उसने कहा कि अगर हम प्राइस को 5% कम कर दें तो हमारी सेल्स वॉल्यूम जो है वो 30% इंक्रीज करेगा। फाइन। Increase in sale would require additional investment of 40 million in distribution vehicles and working capital। ठीक है, यानी इसके लिए हमें फिर फर्दर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी 40 मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स वगैरह में। The additional funds would be arranged through a long-term loan at a cost of 15% per annum। इसमें हमें 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी ₹5 मिलियन, और ये वो जो हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके जो हम व्हीकल लाएंगे उस पर 5 मिलियन की हमारी डेप्रिसिएशन भी होगी। As a result of increased production, economies of scales would reduce variable cost per unit by 10%, और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% कम होगी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो रिक्वायरमेंट थी। पहला उसने ये कहा था कि प्रिपेयर करना आपने प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रपोज सिनेरियो, यानी दो सिनेरियो, इस वक्त हमारी सिचुएशन क्या है और प्रपोज, उसमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी। अच्छा, अब जैसे अभी शुजा ने क्वेश्चन किया और मैंने आंसर दिया था उस पर कि ये हमेशा याद रखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें। अब इनकम स्टेटमेंट जो भी आपने बनानी है वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू बनानी है। बल्कि ये और आसान इसलिए भी हम कर देंगे कि हमारी अजम्पशन सीबीबी में क्या होती है कि ये इन्वेंट्री लेवल डज प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं। मैंने बताया था कि या तो कि कोई इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं हो रही, या हो रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रही, तो इन्वेंट्री को हम टोटली इग्नोर करते हैं इसमें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा वो कह रहा है कंप्यूटिंग ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स, यानी ये जो न्यू है, पहले तो देखिए ओल्ड में तो दिया हो ना एग्जिस्टिंग का ब्रेक इवन कितना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, तो न्यू में कितना होगा इसकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये लाइन 8 मार्क्स का था। ठीक है, अब ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत लेंथी है। हाँ, इसको लेंथी हम मैं जितना मर्जी करना चाहूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कितना इसको लेंथी करता हूँ। ठीक है, तो एनीवे यही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? एग्जांपल 7। ए पार्ट में कर रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट, दोनों सिनेरियो में अंडर करंट सिनेरियो, अंडर प्रपोज सिनेरियो, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब दो इसमें कॉलम बना लेते हैं, करंट सिनेरियो और प्रपोज सिनेरियो। बेशक इसमें हम पहले करंट बनाएंगे क्योंकि प्रपोज में मुझे बहुत सी कैलकुलेशंस करनी पड़नी है, करंट में कोई नहीं करनी। प्रपोज सिनेरियो ये दो पर, और अमाउंट ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन मिलियन। जी, तो पहले करंट को फिल कर लेते हैं। इसमें सिर्फ तीन चीजें आ रही हैं जी इनकम स्टेटमेंट में। क्वेश्चन को देखें तो एक सिंपल आ रही है, जैसे मैंने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी पहले जैसे यही बिल्कुल अभी आप मैंने बताया कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो देन प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा सबसे पहले मैं लूंगा सेल्स। करंट लेवल पे सेल्स कितनी है, डेटा आपके सामने है प्लीज। अगर आप कहते व्यू और इनलार्ज कर देता हूं और जरा क्लियर हो जाए। सो हमें चाहिए क्या चीज, जो भी मैंने आपसे बात की, सेल्स। सो टेल मी व्हाट इज अ सेल्स। देखें इस वक्त सिचुएशन ये है कि ब्रेक इवन सेल दी हुई है उसने 125,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25। तो बताइएगा सेल्स कितनी होगी। यकीन इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा, क्यों? क्योंकि आपकी जो भी सेल्स होती है उसमें से जब ब्रेक इवन सेल लेस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। ठीक है, तो जहां ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग में हमें फिर सिंपल प्लस करना है, तो ये मेरा करंट आ जाएगा, करंट सेल्स आ जाएगी 150। अच्छा, अब आइएगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ, सिंपल लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स, तो इसके अंदर दोनों वेरिएबल कॉस्ट लेस हुई हुई है। यानी 20% अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है तो वेरी सिंपल 80% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैं इसका 80% ले लेता हूँ। यानी इस वक्त 80% लूंगा तो 150 का 80% आएगा 120।
इसको लेस किया तो जो आंसर आएगा दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब मैं इसमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, इतना सा डाटा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये डाटा है मेरे साथ, ठीक है। इसी में से मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा फार्मूला लिखूं, उसको सॉल्व करूं, लेकिन एक चीज मैंने आपको एक मतलब बताई थी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वेयर उसका आउटकम क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरे लफ्जों में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इन अदर वर्ड्स वो ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल आ जाए। मैं ये लाइन फिर बोल रहा हूँ, बड़ी अहम लाइन है। मैंने क्या कहा, जहां पर आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल आ जाए, राइट। यानी ये देखिएगा, ये सेल्स है, ये सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कंट्रीब्यूशन आया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट लेस करनी है तो जीरो अगर आंसर आए तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। कौन से लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जहां आपका जीरो आ रहा है एट ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन बनेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे वो फिक्स कॉस्ट के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, इस वर्डिंग के तहत। तो लिहाजा इसके मुताबिक देखें, ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा 125 और कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है जी 20%। 125 का 20% लेते हैं, 125 का 20% 12.5 into 2 25 आ जाएगा। तो ये 25 जो है ये मेरा कंट्रीब्यूशन भी है और 25 ही मेरा फिक्स कॉस्ट भी है। सो दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। जब इसको लेस करूंगा नाउ इट इज अ प्रॉफिट, यानी इस वक्त हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 मिलियन आ रहा है। सर ये बात जरा रिपीट कर। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस सिनेरियो को जो मैंने करंट लिखा है इसको छोड़ते हुए जरा यहाँ आते हैं, ये सेल्स है मेरी, ठीक है, कोई भी वर्ड हम लेते हैं सेल्स, उसके बाद इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, राइट। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, जब फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा अंदर प्रॉफिट जीरो आता है। तो ये क्या हम इसको नाम क्या देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ये बात समझ आ गई। अब ब्रेक इवन पॉइंट है ये, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया है 125, ये मैं 125 लिखूंगा यहाँ। अगर ये 125 है तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, उसने दिया हुआ 20%, तो 20% इसका लें तो 25। मैं वेरिएबल कॉस्ट वैसे निकाल भी लूं तो मसला नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, मैंने ये निकालना है फिक्स कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन। अब जो है कंट्रीब्यूशन आया तो अब फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम करनी है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है और हमें ये मालूम है कि इस लेवल पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरे कंट्रीब्यूशन के इक्वल होगी, तभी तो आंसर जीरो आएगा ना। तो इसलिए हम हमेशा याद रखें कैलकुलेशन में ये रिवर्स वर्किंग हम इसको कहते हैं, ये आगे जाके पेपर्स में बहुत यूज कर रहा है। इतनी लाइन मेरी याद रखनी है आपने, जहां पर आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, फिक्स कॉस्ट और गिवन ना हो, परसेंटेजेस हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपने सिंपल एक काम करना है, ब्रेक इवन पॉइंट उठाना है, ब्रेक इवन पॉइंट से कंट्रीब्यूशन निकालना है, वही मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। आप समझ आ गए मेरी बात। अच्छा ओके, अब प्रपोज सिनेरियो में आते हैं। प्रपोज कुछ चेंजेस कर रहे हैं, देखें ये मुख्तलिफ चेंजेस हमने पढ़ ली, किसी का इफेक्ट किसी चीज पर आएगा, किसी का किसी चीज पर आएगा, तो एक एक चीज लेकर हम सॉल्व करेंगे, इसकी सारी वर्किंग मैं यहाँ करूंगा ना। सबसे पहले सेल्स लाते हैं। सेल्स में उसने वर्डिंग क्या यूज की है, एक तो वो कहता है सेल प्राइस जो है ना वो 5% हम रिड्यूस करेंगे, सेल्स प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 5%, लेकिन इसका इफेक्ट क्या आएगा, सेल्स वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 30%, इससे हमारा सेल्स वॉल्यूम 30% इंक्रीज हो जाएगा। ओके अच्छा, अब देखते हैं इस वक्त अगर मेरी सेल 150 मिलियन है, इस वक्त सेल 150 करंट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये स्टेप लें तो प्रपोजल क्या है, 30% वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये देखें ना 30% वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो 30% को मैं इस तरह लिखूंगा 1.30। देखो कॉस्टिंग में बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, यानी वो जो लंबी लंबी वर्किंग नहीं बनानी जैसे फाइनेंशियल्स में। जी सर ये आप सॉल्व नहीं कर रहे स्क्रीन पे, या हमारे पास शो नहीं हो रहा? अच्छा शो नहीं हो रहा, एक मिनट।
ओके, मेरा ख्याल है आज स्क्रीन जो है ना वो दूसरी आ नहीं गई, वो एक आती है जिसमें स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। जी सर अब आ गया। सर आ गई। अच्छा अच्छा, अब देखिए सेल्स आपकी 150 मिलियन है। अब इसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन में 30% आपका वॉल्यूम है, ठीक है। असल में ये आज ना बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं इसमें आज इशू आया हुआ है। एनीवे 30% आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और उसने कहा प्राइस। अच्छा, जो मैं चीज यहाँ बता रहा था, कॉस्टिंग के अंदर वर्किंग आपने शॉर्ट करनी है, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ। बेसिकली होता यह है कि जिस वक्त कोई भी चीज इंक्रीज होती है ना तो 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस परसेंटेज। अगर कोई भी इंक्रीज इन परसेंटेज, मतलब वो कहता है 5% इंक्रीज हुई, मैं 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर वो कहता है 10% इंक्रीज हुई, मैं 1.10 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अगर वो कहता है 2% डिक्रीज हुई, तो मैं 1 में से 2% लेस करके 0.98 निकालूंगा और उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब डिक्रीज होता है तो 1 में से माइनस करके कैलकुलेट करना है, और इंक्रीज होगा तो 1 में प्लस करके करना है। तो यहाँ वो कह रहा है वॉल्यूम जो है वो आपका 30% इंक्रीज हो रहा है, ये अगर मैं यहाँ लिखूं, और आपकी प्राइस जो है वो 5% डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रही है। तो एक बात है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये 30% ऐड करूंगा तो 1.30 आएगा। ये डिक्रीज हो रहा है तो ये 0. ये डिक्रीज हो रहा है 0.95 हो जाएगा। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखिएगा 1.50 इंटू 1.30 इंटू 0.95, ये मेरी सेल आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं, 150 इंटू 1.3 इंटू 0.95, दिस इज 185.25, 185.25। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब मैं दोबारा वर्ड डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर, थोड़ा सा मैं आपको बताया कि आज प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इसकी शेयर वो नहीं हो पा रही, तो मुझे बार बार चीज चेंज करना पड़ा। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर प्लीज इसकी पिक्चर ले लें, इस क्वेश्चन की, ये सामने आपके आ रहा है। वैसे तो आपके पास बुक होगी, तो इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं बार बार इस तरह मूव नहीं करूँ। मेरी है जी। अच्छा, अब मैं इसको जो एक्सप्लेन कर रहा था, अब मैंने वेरिएबल जब कॉस्ट निकालनी है ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लीज, तो वेरिएबल कॉस्ट के मुतालिक सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। As a result of increased production, economies of scale would reduce variable cost by 10% plus. ठीक हो गया? बस इतनी सी बात है की है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% मेरी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, 10% वेरिएबल कॉस्ट मेरी रिड्यूस हो जाएगी। तो अब वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इस वक्त वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 120। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरी रिड्यूस हो जाएगी बाय 10%। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये वो क्या करेंगे 120 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.90 से, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज छोड़ रही है, वॉल्यूम का इफेक्ट भी इग्नोर करना, यानी ये भी मल्टीप्लाई होगा 1.30 से। क्यों? अगर सेल मेरी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक ही बात है कि वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी वॉल्यूम की वजह से। वेरिएबल कॉस्ट कहते किसको है? हर वो कॉस्ट जो चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट कम होगी। तो याद रखना है, जब वॉल्यूम का इफेक्ट आता है, वॉल्यूम का इफेक्ट मस्ट आपने ट्रांसफर करना होता है वेरिएबल कॉस्ट को। हाँ, अब आइएगा कॉस्ट रिड्यूस बाय 10%, जो कि 0.90 आएगा। अब इस कैलकुलेशन को हमने किया 120 इंटू 1.3 इंटू 0.9, विच इज इक्वल टू 140.4, 140.40। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब मैं इसमें से लेस करता हूँ, माइनस 185.25, ये मेरे पास आ रहा है 44.85, 44.85। अब सिर्फ मेरे पास एक चीज रह गई, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो परसेंटेज मैटर नहीं करती। फिक्स कॉस्ट इस वक्त मेरी 25 है एज पर क्वेश्चन। अब आपके पास पिक्चर होगी क्वेश्चन की, तो उसमें से देखिएगा क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है। दो चीजें लिख रहा है, वो कह रहा है इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एंड वर्किंग कैपिटल, यानी आप 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एडिशनल, राइट। इस पर वो कहता है एडिशनल फंड वुड बी अरेंज्ड थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 15% पर एनम। ये जो 40 मिलियन जो है फंड्स आप कहां से अरेंज करोगे? लॉन्ग टर्म लोन लोगे और इस पे 15% इंटरेस्ट पे करोगे।
तो ये जो 40 का 15% अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, ये भी मेरी फिक्स कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो 40 का 15% अगर लें, यानी इसमें मैं प्लस करूंगा 40 का 15% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, प्लस इसे आगे वो फर्दर वो कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी 5 मिलियन, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल आप बाय करोगे उस पर डेप्रिसिएशन भी होगी और वो 5 मिलियन होगी, ये 5 मिलियन। अब ये मेरी तीन कॉस्ट आ गई, पहले 25 थी, अब प्लस इसमें 6 भी करूंगा, ये 6 होती है 40 का 15%, तो ये आ गई 31 प्लस 5, ये आ जाएगा 31 और 5 36, ये 36 लेस करता हूँ तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 8.85। ये मेरा पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की ए पार्ट। अब बी पार्ट को भी देख लेते हैं, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर सामने रखिएगा। कंप्यूटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। ओके, अब यानी अब ये पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो इस लेवल पर। तो वेरी सिंपल, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा जी, हम क्या करते हैं जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, CS रेशियो, CS मीन कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है जी, देखो न्यू फिक्स कॉस्ट 36 डिवाइडेड बाय CS रेशियो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, कंट्रीब्यूशन है मेरे पास 44.85 डिवाइडेड बाय 185.25। अब इस पोर्शन को हम सेल करेंगे तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, इसको अब सेल किया 44.85 डिवाइडेड बाय 185.25, अच्छा, और फिक्स कॉस्ट है 36 डिवाइडेड बाय आंसर 148.695 आ रहा है, 70 कर रहा हूँ, 148.70 जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी पहले ब्रेक इवन पॉइंट कितना था जी 125 पिछला जो दिया हुआ था, और अब 148 होगा। अगर मैं इतनी सेल करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेशियो नहीं पूछ रहा, ओनली मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द रिक्वायरमेंट, ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। समटाइम वर्ड यूज करता है सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समटाइम वर्ड यूज करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। यहाँ अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा तो हम बजटेड सेल यानी प्रपोज सेल लेंगे माइनस ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स भी कहते हैं ना इसको। अब प्रपोज सेल मेरी कितनी है जी 185.25, और इसमें से ब्रेक इवन सेल में माइनस कर देता हूँ 148.70, तो 185.25 में से जब मैं 148 लेस करूंगा तो 36.55 जो है तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सारी रुपीज इन मिलियन आ रही है, ठीक है, ये भी मिलियन में, ये भी। तो इसकी जो कॉस्टिंग में ये कैलकुलेशन अभी स्टार्ट हुई है, अभी आगे चलते जाएंगे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, लेकिन आपने कैलकुलेशंस को इसमें कॉस्टिंग में एक प्रिंसिपल याद रखना है। जब आप तमाम चीज़ों को एक दफ़ा देखकर उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे बहुत मसाइल होंगे। जिस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हो सिर्फ ये देखो कि उस पूरे पैराग्राफ में कहाँ पर इस चीज़ पर इफेक्ट आएगा। एक एक चीज़ देखोगे तो इंशाल्लाह कभी मिस्टेक नहीं होगी, आराम से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ, अभी हमारी रिवर्स वर्किंग काफ़ी ज़्यादा आनी है, वो ज़रा थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देती है, ठीक है। सो वेल एनीहो, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं फिर शेयर कर रहा हूँ आपसे। एग्जाम्पल 10, ये भी आपकी बुक से मैंने ली, ठीक है, बजाय छोटी सी है लेकिन ये अच्छा पॉइंट है। कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द करंट ईयर बजट, ये करंट ईयर बजट से वैल्यू ली हुई है इसने। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है पर यूनिट 20 है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 25 है। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट टोटल में दी होती है, यहाँ पर उसमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दी है, ठीक है। एनीवे
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो मेरे 60% है। नेक्स्ट वो लिखता है सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर विल बी 6% हायर देन द प्राइस इन द करंट ईयर, यानी अगले साल जो प्राइस है वो मेरी चेंज हो जाएगी और 5-6% हायर होगी। एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 5% हायर देन इन द करंट ईयर, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मेरी वो करंट ईयर बजट में 5% ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगी। Budgeted fixed cost next year will be 10% higher than the budgeted fixed cost in the current year. जितनी करंट ईयर में फिक्स कॉस्ट आ रही है, राइट, यानी जितनी भी आ रही है आपकी फिक्स कॉस्ट, वो कह रहा है जी 10% हायर होगी अगले ईयर। पहला तो वो कह रहा है बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसको ग्रिप करना है आपने और इसको सॉल्व करना है। तो मैं जरा इसकी भी पिक्चर ले लीजिएगा, क्वेश्चन 10 की, क्वेश्चन 10 एग्जांपल 10 की भी इसकी पिक्चर ले लीजिए, छोटा सा है, ताकि मैं आपसे नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर सकूं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में, ये एग्जांपल नंबर 10 है मेरे पास। ओके, इसमें पहली रिक्वायरमेंट जो है वो बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बहुत आसान है, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में देखें तो उसने दिया हुआ है तो कंपनी मेक्स एज अ सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू करंट ईयर बजट, ये करंट ईयर बजट में है। और नेक्स्ट ईयर जो है ना बजट, वो कह रहा है जी कि सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर विल बी 6% हायर देन द प्राइस इन द करंट ईयर बजट। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन उसने कहा है, तो ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालना है, इस साल का या करंट ईयर का या फॉलोइंग ईयर का। हम दोनों सालों का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बुक में से मैंने बस वो क्वेश्चन उठाया क्योंकि इसने रिक्वायरमेंट लिखी नहीं हुई, सीधे नीचे सॉल्व कर रहा है, तो विच इज कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इसलिए फिर मैंने इसको कुछ रिक्वायरमेंट बनाई थी, तो मेरा ख्याल इस पर रह गई, इस पर दोनों लगाए, यानी करंट में भी निकालें और प्रपोज्ड में भी निकालें, यानी करंट ईयर बजट कह लें जो इस वक्त है, और नेक्स्ट ईयर बजट जिसको आप फॉलोइंग या प्रपोज्ड कह लें, फॉलोइंग बजट, फॉलोइंग ईयर बजट, ये दो बजट आ रहे हैं। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इस वक्त का जो बजट है उसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 20, वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वो पूरी स्टेटमेंट बना रहा हूँ, हालांकि एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों पर यूनिट है, सेल्स प्राइस, ये भी सेल्स प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखिए करंट सिचुएशन में आए, सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20, ये 20 वेरिएबल कॉस्ट आ रही, सेल प्राइस इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। तभी अगर सेल प्राइस होगी तो मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा, और उसने कंट्रीब्यूशन में भी, और मुझे यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वो जो लिख रहा है, आप अगर सामने रखें क्वेश्चन को, तो उसमें वो क्या लिख रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है आपका दैट इज 60%, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो हमारी 60% है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमारी 60% है, ठीक है। ओके, अब ये लाइन जरा ध्यान से देखनी, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अगर वो कहता है कंट्रीब्यूशन टू सेल जो है वो 60% है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 40%? इसमें किसी को कंफ्यूजन? मैं फिर बोल रहा हूँ,
क्वेश्चन में लिखता है कि सेल्स टू कंट्रीब्यूशन टू सेल 60%। मतलब क्या है इसका कि अगर 100 रुपीज की आप सेल करते हैं तो 60 रुपीज कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में क्या हुआ कि 40% जो है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू वेरिएबल कॉस्ट 40% है। तो अगर ये 20 मिलियन जो है 20 रुपीज मेरी वेरिएबल कॉस्ट है और ये 40% है, तो व्हाट वुड बी द 60%? तो मैं अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 20 इंटू 60 बाय 40। अब इसको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेट करें तो दैट इज इक्वल टू 30। अब इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करें 30 हो जाए, नहीं अभी अभी आपकी वैल्यूबल आ रही। इसको और तरीके से करें, ये बहुत रॉन्ग आ रही क्योंकि ये अगर 10 आएगा तो 10 33% बनता है और वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू सेल जो है वो 60% है। ये जो मैंने किया ना ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल, इस वजह से गलत है। इसको छोड़, इक्वेशन बनाएं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल मुझे मालूम नहीं है, ऐसा रहने दें। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20। कंट्रीब्यूशन कितना है? वो कह रहा है 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल्स। अब ये 60% यहाँ के लेस किया तो ये आ गया 0.40s इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द सेल्स वैल्यू? अब 20 को डिवाइड करता हूँ 0.4 पे, विच इज इक्वल टू 50। तो लिहाजा जो सेल्स प्राइस आ रही है वो 50 है। तो अब मैं 50 यहाँ पर पुट करता हूँ। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो मेरे पास आ गया 30। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ तो कैसे करूंगा कि कंट्रीब्यूशन, अगर मैं सेल्स का 50 का 60% लेता हूँ तो वो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए 30, ठीक है। ये पहली कैलकुलेशन आ गई करंट की। अब फॉलोइंग के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, यानी नेक्स्ट ईयर बजट जो है, नेक्स्ट ईयर बजट में वो पहली स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि जो सेल्स प्राइसेस हैं नेक्स्ट ईयर वो 6% हायर होंगी जो करंट ईयर बजट में है। जो करंट ईयर बजट में प्राइस आ रही है उससे 6% इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं इसका 6% इंक्रीज करूं तो ये इस तरह, मैं इसकी वर्किंग यहाँ शो करता हूँ, 50 इंटू 1.06। तो अगर मैं 50 का 1.06% लेता हूँ, 50 इंटू 1.06 तो ये बनता है 53। तो सेल्स प्राइस आ गई मेरी 53, यानी नेक्स्ट बजट में मैं सेल प्राइस 53 रखूंगा। और उसके बाद वो नेक्स्ट में लिख रहा है जी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 5% हायर इन द करंट ईयर बजट। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% ज्यादा होगी, यानी 20 इंटू 1.05। तो 20 का 1.05 अगर मैं लूं दैट इज इक्वल टू 21। सिर्फ 21 की अमाउंट आ गई। अब इसमें 21 लेस करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा विच इज 32। तो पिछले साल बजट में मेरा कंट्रीब्यूशन 30 पर यूनिट था, अगले बजट में मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 32 होगा, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट वो कहता है बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, और इसको मैं फॉलोइंग ईयर में भी ले जाऊंगा, ठीक है, दोनों सालों में। अब दूसरा वो कह रहा है बजटेड टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बजटेड टोटल प्रॉफिट। बजटेड टोटल प्रॉफिट दोनों लेवल पे, करंट लेवल पे भी और फॉलोइंग लेवल पे। देखो टोटल प्रॉफिट में उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकता, ऑलवेज रिमेंबर, जब तक वॉल्यूम ना हो। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपकी बुक से ही उठाया है, इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है। बहुत मिस्टेक्स हैं आपकी बुक्स में, केयरफुली आपने पढ़ना है, या कहीं नीचे पे लिखा हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जो नई बुक आई है उसके अंदर जो सीक्वेंस दिया है एक क्लास से बहुत अच्छा भी दिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो टॉपिक जितना हिस्सा कर रहे हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल वहां डाल दी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये की कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिए हैं, ठीक है, वो पूरे क्वेश्चन नहीं है। अभी कल भी मुझसे एक स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन का पूछ रहा था तो उसमें भी मैंने देखा तो यही प्रॉब्लम मुझे नजर आई। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मैं टोटल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम, हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन निकाल सकता हूँ, ठीक है। ब्रेक इवन बिल्कुल निकल सकता है,
उसमें मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए भी मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, वो भी गिवन नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखें तो सर 10% सर बुक में तो सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है दिया हुआ है। सर, वो सबसे ऊपर हाईलाइट करके उसने दिया हुआ है 8000 यूनिट्स। अच्छा चलिए मुझे बता दें कितना है। 8000 यूनिट्स। 8000 ये मैं ऐड कर रहा हूँ, सेल्स वॉल्यूम पे 8000। ये करंट ईयर बजट का कौन से बजट का ये लिखा हुआ है? सर सिर्फ करंट ईयर बजट के। करंट ईयर बजट। और फॉलोइंग बजट में कुछ लिखा है कितना होगा? सर फॉलोइंग का तो हमें खुद निकालना है ना। नहीं निकालना तो है, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं ना बताया कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सर तो सर वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो तो हमें खुद निकालना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट उसने बताइए कि पिछले साल के मुकाबले में नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज होगी। जी तो सर इस साल का जो प्रॉफिट आएगा और अगले साल की हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और कंट्रीब्यूशन भी जो है गिवन। कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे कि मतलब अगर 40,000 का हमने प्रॉफिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, तो उसको जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं वो तो ब्रेक इवन आएगा, आप उस तरह नहीं निकाल सकते। आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना हो तो आप सेल कैसे निकाल सकते हो? वो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। दैट इज नॉट अ मार्जिन ऑफ वो सेल्स। सेल्स बजटेड सेल्स वो होती है जो कि मार्जिन ऑफ सॉरी ब्रेक इवन सेल से ऊपर होती है, उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये अगेन इसलिए मैं आपकी बुक पे क्वेश्चन नहीं लेता, ये आपने ये शुजा की जो फरमाइश पे मैंने लिए थे, तो मुझे तो ये शुरू से आपकी बुक अच्छी नहीं लगती, मैं कभी भी इसको इस तरह यूज नहीं करता, सीधा डायरेक्ट पास पेपर्स में आता हूँ और अपने क्वेश्चन देता हूँ। तो मैंने कहा चल दिल रखने की ये कर लूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो ये मुझे पहले सारे क्वेश्चन एक एक करके देखने पड़ेंगे और फिर जाके मैं उसको करवाऊंगा। अब इसमें बहरहाल मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ चीजें खुद अपनी तरफ से। सेल्स वॉल्यूम 8000 है, ठीक है, और आप एक लाइन का मैं यहाँ इजाफा कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ वहीं से, ताकि फिर आपको शेयर में भी आज मसला आ रहा है। शेयर ये क्वेश्चन इसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर वॉल्यूम is expected to increase by 3%। ठीक है, ये भी मैंने एक लाइन इसमें ऐड कर दी कि वॉल्यूम भी 3% बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको माइंड में रखते हैं। अब करंट ईयर सेल्स बजट जो है वो 8000 है। 8000 पे अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से अपना निकाल लूंगा। तो मैं पहले सेल्स लेता हूँ करंट ईयर में 8000 यूनिट है, तो ये करंट ईयर की है, इनटू सेल्स प्राइस आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 50। तो 8000 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई